क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं जो कि आपको जो कॉन्सेप्ट कल पढ़ाया गया था फैराडे लॉ उस पर है। ठीक है, आपने यूनिटरी मेथड से भी देखा, तो आप लोग यूनिटरी मेथड ज्यादा फॉलो करना, बिकॉज उससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्या पूछा है, हाउ मच चार्ज, चार्ज पे क्वेश्चन मार्क है, कितना चार्ज चाहिए, क्या करना है, 1 मोल Al+3 को Al बनाना है। थोड़ा ध्यान देना, ध्यान दोगे सब समझेगा। देखो पहला क्वेश्चन, Al+3 को Al बनाने के लिए क्या करोगे, +3 है, यहाँ 0 चार्ज है, तो आप 3 इलेक्ट्रॉन यहां जोड़ दो, बिकॉज +3 -3 मिलकर 0 हो जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1f, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा 3f। 3f चार्ज से एल्यूमिनियम बन रहा है 1 मोल। 1 मोल मतलब एल्यूमिनियम का मास बताओ, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है आई थिंक 27 ग्राम। फिर से सुन लो, एल्यूमिनियम का मास कितना होता है बच्चों, 27 ग्राम। क्वेश्चन में आपको दिया रहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो 27 ग्राम हम कंफर्म कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए इधर 3f चार्ज में 27 ग्राम बना। ये लाइन फिक्स लाइन है, ये लाइन अपने मन से नहीं लाए, इसमें क्वेश्चन का भी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसमें ये जो इक्वेशन लिखा है उससे बात है। अगर +2 रहता तो 2f आता, +1 रहता तो 1f आता, सिंपल यार। अब क्वेश्चन पढ़ा जाता है, अब क्वेश्चन पढ़ा जाता है। क्वेश्चन क्या पढ़ के पूछता है, हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज चाहिए, यही तो पूछा यार। 1 मोल, 1 मोल है क्या, बिल्कुल 1 मोल है। देखो यहाँ पे 1 है, 1 छुपा है। 1 मोल मतलब 1 मोल का ही मास तो 27 ग्राम होगा। 1 मोल एल्यूमिनियम का ही मास क्या होता है, 27 ग्राम, जिसको आप मोलर मास बोलते हो। ठीक है, तो अब देखो कितना चार्ज चाहिए, आंसर आ गया 3f, ओरल बन गया, कुछ करना ही नहीं है इसमें। क्या आंसर है, 3f। 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए, देखो यहाँ पे सामने 1 लिखा, अगर 2 लिखा होता 2 मोल होता, फिर आधा करते। चलिए दूसरा देखो, 1 मोल Cu+2 से Cu, कितना आसान है, Cu+2 से Cu बनाना है। देखो इधर Cu+2 से Cu, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा, 2, तो कितना चार्ज लगेगा 2f। इसका हम लोग फालतू लिख लिए, इसको जरूरत नहीं थी, 1 मोल है ना ये। तो देखो 1 मोल कॉपर के लिए, 1 मोल कॉपर दिख रहा है कि नहीं, दो यहां का जो संख्या है वो मोल बताएगा। 1 मोल का जो मास होता है उसको मोलर मास बोलते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। मोलर मास किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास के। नहीं समझा, देखो मोल का फॉर्मूला होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर मोल 1 हो गया तो वेट किसके बराबर हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट के। वेट किसके बराबर, मॉलिक्यूलर वेट, यानी एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूलर वेट 27 है, तो उसका वेट भी कितना हो जाएगा, 27 ग्राम। बोलो समझ गया क्या, ये समझ गया क्या बच्चों, जल्दी बताओ। क्यों हम इसका 27 लिख देते हैं, हमको कैसे पता, इसका 27 तो मॉलिक्यूलर वेट है, आप इसको कैसे लिख देते हो मास के जगह पर भाई। तो अगर मोल 1 होगा, अगर मोल 1 रहेगा तो वेट और मास, मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाता है आपस में, इक्वल, जिसको आप मोलर मास बोलते हो। ठीक है, समझ गया क्या। तो देखो ये 1 मोल बन गया, तो चार्ज कितना लग गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2f, चार्ज कितना लग गया 2f। देखो इसमें से कुछ दिया नहीं है, अब क्वेश्चन और भारी होता तो इसमें कुछ देता, ये देता तो हम ये निकालते, ये देता तो हम ये निकालते, ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। अब तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा वाला MnO4-1, इससे बनाना है Mn+2। अब समझेंगे यहां पर Mn पर कितना चार्ज है देख लेते हैं। देखो कैसे निकाला जाता है, आपको याद होगा x मान करके, इसको x मान लो, प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -1, तो x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 + 8 यानी 7, तो ये 7 है। 7 से 2 बनाना है, क्या लगता है कितना इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा, 7 गो प्लस चार्ज है, 2 को बचाना है, तो 5 को हटाना है, तो कितना लगेगा 5 इलेक्ट्रॉन। बहुत आसान है, इसमें से इसको माइनस कर दो, पता चल जाएगा। देखो यहां से 3 में से 0 गया 3, देख रहा है, 2 से 0 गया 2, तो 5 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज कितना लगेगा, 5 इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना लगेगा बताओ, 5f। कुछ करना नहीं यार, 5f लिख देना, f का वैल्यू 96,500 डालना है तो डाल लो, नहीं डालना है तो नहीं डालो। तो ये तीनों क्वेश्चन बन गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ना, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फराडे, फराडे में बताना है इलेक्ट्रिसिटी मतलब चार्ज, एफ में तो चार्ज ही बताओगे। 20 ग्राम कैल्शियम, देखो यहाँ पे मास दे दिया, मास दे दिया, 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघला हुआ, तो पिघला के जब कोई चीज डालते हैं तो दूसरा निकलने का कोई चांस नहीं है। पिघला के इसको डाले हो तो कैल्शियम और क्लोरीन ही निकलेगा, याद है ना। मोल्टन NaCl में क्या निकलता था, Na और Cl। पानी रहेगा तब ना कुछ दूसरा निकलेगा, भाई पानी है नहीं। तो पहला वाला देखो, जैसे तुम CaCl2 डालोगे,
तो ये टूट जाएगा। कैल्शियम पे कितना चार्ज आएगा +2 और Cl पे कितना आएगा -2, 2 Cl पर -2। क्या आपको ये तोड़ने आ रहा है? अगर आपको ये तोड़ना नहीं आ रहा है तो बहुत समस्या की बात है, आपकी केमिस्ट्री बहुत कमजोर है। CaCl2 कैल्शियम पे +2, 2 वैलेंसी भी है, ऐसे भी याद रख सकते हो। क्लोरीन पर -1, 1 वैलेंसी है, 2 बार Cl है, 2 बार लिख दिए। हमको 20 ग्राम कैल्शियम की बात किया, तुम इसकी बात करो, इसकी बात नहीं करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। तो देखो कैल्शियम है +2, आपको देखना है बस कितना चार्ज लगा, कितना चार्ज लगा बताओ। 2 इलेक्ट्रॉन लगा, 2 इलेक्ट्रॉन लगा तो कैल्शियम बच गया। तो बताओ क्या बना, चार्ज कितना आया 2f। देखो सवाल मास में है तो इसका भी मास लिखो। 2f में कितना मास होता है 40। कैल्शियम का मास कितना होता है बच्चों, कैल्शियम का मोलिकुलर मास कितना होता है आपने याद किया होगा ना, 40 है ना, 20 एटॉमिक नंबर तो मास 40। तो देखो 2f में 40। अब देखो हमने क्या सिखाया था, क्या दिया है क्वेश्चन में मास, तो मास को मास के नीचे लिख दो और यहां पे क्या मार दो x मार दो, पूछा ये x, क्रॉस कर लो यहां से। ओरल भी कोई बता सकता, देखो 40 ग्राम के लिए 2f तो 20 ग्राम के लिए f नहीं समझा अभी तक, अरे यार 2f में 40 ग्राम तो 20 ग्राम के लिए कितना होगा आधा। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो 2/x = 40/2, 20 से कट गया 2 बार में, ऐसे ऐसे क्रॉस कर लो, 2 1 जा 2, तो x = कितना आ गया 1, तो x = 1f, f में बनाया था ना 1f, आंसर आ गया। f में बनाने बोला है इन टर्म्स ऑफ फराड, बोलो समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की बात किया है, एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, Al2O3 थोड़ा ध्यान देना, Al2O3 जब टूटेगा तो Al बनेगा और O बनेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरी बात को ध्यान सुनो, Al बनेगा O बनेगा, Al पे +3 चार्ज होता है, ग्रुप 13 में है, और ऑक्सीजन 16 में है, कितना चार्ज होता है -2। अब Al कितने बार है 2 बार, ऐसे नहीं भी लिखे तो चलता है, देखो इधर। अब देखो यहां पर Al +3 है, बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लगेगा इसको 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये Al बन जाएगा, ये बी पार्ट है। तो बताओ चार्ज कितना लगा 3f लगा, 3f से कितना ग्राम बना बे 27 ग्राम, 3f से कितना ग्राम बना 27, एल्युमिनियम का मास कितना होता है 27, 3f से 27 बना, 3f से 27 बना। तो बताओ सवाल में पूछा ये कितना होगा, तो ये 40 बनेगा, आराम से बनेगा। मास के नीचे मास, देखो मास के नीचे मास लिख दो, यही सिखा रहे थे थोड़ी देर पहले, और क्रॉस मार दो, क्रॉस मार दो, तो 40 × 3f/27 = x। समझ गया क्या, दिस इंटू दिस, समझ गया क्या, जब डायरेक्ट नहीं समझा, नहीं समझा तो ऐसा करो 3f/x = 27/40, क्रॉस कर दो, तो 3f × 40 डिवाइडेड बाय 27 = x, 3 से काट दिए 9 बार में, तो 40/9 कितना आएगा, 9 को 36, 4.4f, 4.4f आंसर। क्या आपको समझ में आ गया बच्चों, क्या आपको समझ में आ गया। चलिए ये क्वेश्चन है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम, कितना इलेक्ट्रिसिटी कूलम में चाहिए। कूलम का मतलब सामने वाले ने क्या पूछ लिया तुमसे, चार्ज, चार्ज का यूनिट कूलम होता है। क्या बोल रहा है देखो, 1 मोल वाटर, जब भी हम 1 मोल बोले समझता है, मतलब वाटर के सामने कौन सा नंबर होना चाहिए 1, 2 नहीं होना चाहिए। बैलेंसिंग में भी 2 आए तो तुम हटा दो, हाफ करो, तो 1 चाहिए, ये समझना। 1 मोल ऑफ वाटर टू ऑक्सीजन, देखो अब वाटर से ऑक्सीजन बनाएंगे। अब एक बच्चा मूर्ख था, उसको हम बोले कि बता कैसे बनेगा, तो बैलेंस कर रहा है इसको। अब हमने इसको क्या बोला, वाटर को पानी में डालोगे तो टूट जाएगा, वाटर क्या में टूटेगा H+ और OH-। ऑक्सीजन किससे बनेगा, H से तो नहीं बनेगा, OH से बनेगा, याद है तुमको इक्वेशन 4OH-, याद है ना, 4OH- से कितना वाटर बनता है, 2 गो वाटर बनता है, 1 गो ऑक्सीजन बनता है, 2 गो वाटर बनता है और 1 गो ऑक्सीजन बनता है, और प्लस 4 गो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तुमको क्या बोला है 1 मोल वाटर दे, 1 मोल वाटर का मतलब 1 बार OH, मतलब ये 4 बार नहीं होना चाहिए, कितने बार होना चाहिए 1 बार। तो हम क्या करेंगे, तो 1 बार आएगा, सबको कैसे डिवाइड मार दो 4 से, अगर आप 4 से डिवाइड मार दोगे तो 1 मोल हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो 1 मोल के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, देखो 4 से डिवाइड मार दो, तो 4 से डिवाइड मार दो, तो ये भी 4 से डिवाइड होगा, तो आ जाएगा H2O के सामने हाफ,
ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 1/4 O2। कोई बोलेगा सर O2 तो एक आना चाहिए, बोले नहीं नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। 1 मोल ऑफ H2O, 1 मोल H2O से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना बनेगा वो नहीं बोला, इसको भी 4 से इलेक्ट्रॉन डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो बताओ कितना इलेक्ट्रॉन लग रहा है, एक, तो चार्ज कितना आएगा 1F, 1F मतलब 96,500 कूलम, 1F मतलब कितना बच्चों 96,500 कूलम। ठीक है, आप पीछे एक बार आंसर देखते जाना, आपके बुक में आंसर होगा, आप अपने बुक में पीछे आंसर देखते जाइए, 3.14 का आंसर। ऑक्सीजन बनाना है ना, पहले क्वेश्चन में वाटर से ऑक्सीजन बनाना है, तो वाटर को H2O लिखो, H2O से आपको O2 चाहिए, तो आप खुद देखो यहां पर O कितना है 1, यहां कितना है 2, तो 2O, 2 H2O, हाँ तो ये ऑक्सीजन बना। प्लस हाइड्रोजन कितना निकल रहा है 4 बार, 4 बार H प्लस, 4 बार H प्लस और 4 बार इलेक्ट्रॉन भी। बोलो समझ में आया क्या, 4 प्लस 4 माइनस 0, इधर भी 0। अब तुम देखो 2 मोल वाटर के लिए इतना है, अगर आपको 1 मोल चाहिए तो यहाँ 1 करो, तो यहाँ 1 करोगे तो यहाँ हाफ हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 से डिवाइड होके कितना हो जाएगा 4H प्लस को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, और 4 को यहाँ पर 2 से डिवाइड करोगे, 4 डिवाइड बाई 2 तो 2 बचेगा ना, और यहाँ कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। समझ रहा है क्या? तो बताओ चार्ज कितना लगा, चार्ज कितना लगा 2F, यानी 2 इंटू 96,500। चलो इसका बी पार्ट देखते हैं, क्या बोल रहा है FeO, तुमको चार्ज से मतलब होना चाहिए, Fe पर कितना चार्ज है बताओ +2, FeO में देखो Fe पर +2, O पर -2, टोटल कट गया 0, ठीक है। यहां पर देखो Fe2O3, तो ये 3 किसका चार्ज है आयरन का, तो Fe पर कितना चार्ज +3, +2 से +3, +2, इधर 2 चार्ज है तो 3 है, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन लगा दो, बताया होगा हमने प्लस जिधर ज्यादा उधर इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज लग रहा है बताओ 1F, 1F मतलब 96,500 कूलम। ये हो गया क्वेश्चन आपका 3.14, ठीक है। ऑफ निकल जो है वो है बच्चों 58.7, ये हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन में तो लिख के आता है। चलिए एक सोल्यूशन है NiNO3 होल ट्वाइस, देख लो तुम ध्यान से, तो बहुत सारे छोटी छोटी कमजोरियां अगर आपकी होगी बचपन से, तो आपको यहाँ पे बहुत कष्ट हो रहा होगा और आपको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा होगा बचपन में नहीं पढ़ने का। अब मान लो बहुत सारे लोग को यही समझ नहीं रहा होगा, कि बहुत सारे होंगे बच्चे हम जान रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होंगे जिनको ये समझ नहीं रहा होगा कि इस पे कितना चार्ज आता है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है अगर आप पढ़े रहते अच्छे से तो निकल पर देखो NO3 पर -1 होता है, तो इसका -1 यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब Ni पे कितना चार्ज है +2, और NO3 पे -1, तो आपको इसकी बात करना है, तो Ni+2, ध्यान देना Ni+2 को कितना इलेक्ट्रॉन दोगे तो Ni बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। पढ़ लो यहाँ पे बोल रहा है इतना सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट की प्लेटिनम रॉड डाले यूजिंग करंट, देखो फिर से करंट दे दिया, करंट 5 एम्पियर और टाइम दे दिया 20 मिनट। अब भी ऐसा क्वेश्चन कराया था, अब भी थोड़ी देर पहले 20 मिनट 20 इंटू 60, 6 दूना 1200 सेकेंड। बोला व्हाट मास ऑफ निकल, कितना मास निकल का डिपॉजिट होगा कैथोड पे, कैथोड पे कैसा चार्ज होता है माइनस, तो माइनस वाले पे प्लस वाला जाएगा, सही बात है, ये कैथोड पे जाके जमा होगा, तो इसको कैसे करेंगे, मास पूछा है तो आप पहले एक स्टैंडर्ड लाइन लिखिए, स्टैंडर्ड लाइन क्वेश्चन से लिखते हैं, इसका कितना चार्ज लोगे 2F लोगे, तो इसका कितना मास लोगे, जो भी इसका मॉलिक्यूलर मास लेंगे 58.7। इसको ऐसे भी कोई कोई बोलता है, क्या बोलता है कि 2F चार्ज से इतना मास जमा हुआ, तो इतने चार्ज से देखो I इंटू टी क्यू बन जाएगा, Q बराबर I इंटू टी, ये ध्यान देना I इंटू टी बार बार क्यू हो जा रहा है, 5 इंटू 12, 12×5 = 60, तो 60,000 कूलम, ध्यान देंगे 60,000 की 6,000 है, 12×5 = 60, 6,000 कूलम में कितना मास बनेगा, यहाँ x मान लो। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, बहुत सिंपल है, एक बार दिमाग में बैठ गया ना तो फिर बहुत आसान लगता है। ये वाला लाइन हमको रटना ही नहीं है, ये लाइन क्वेश्चन में एक साइड कोई भी दिया जाता है, जो जिसके साथ चार्ज दिया है तो चार्ज की तरफ लिखो, मास दिया तो मास की तरफ लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो डायरेक्ट करने का। अब x इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो x का वैल्यू आएगा दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी 6,000 मल्टीप्लाई 58.7 डिवाइडेड बाई 2F,
यानी 6000 इंटू 58.7 अपॉन में 2 इंटू 96,500। अब आप इसको बच्चों सॉल्व करके आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए और बता दीजिए मेरे को कितना आंसर आएगा। जो भी आंसर आएगा वो मास हो जाएगा ग्राम में, उतना मास निकल कर डिपॉजिट होगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? क्या आपको ये फैराडे लॉ के क्वेश्चन आ गए समझ में? कनेक्टेड इन सीरीज, तो इन तीनों को सीरीज में डाले हैं। इन तीनों को बच्चों हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो वो याद है ना, सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है करंट सेम मतलब चार्ज कांस्टेंट। और जैसे ही चार्ज कांस्टेंट हो समझ जाना सेकेंड लॉ लगने वाला है। और सेकेंड लॉ ने क्या बोला था कि m इज प्रोपोर्शनल टू E, मतलब जिसका इक्विवेलेंट वेट, E फॉर क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट। जिसका इक्विवेलेंट वेट ज्यादा होगा वो ज्यादा जमा होगा, बस यही बोलता था। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ स्टेडी करंट, बोला इसमें जो फिक्स करंट है 1.5 एम्पियर इज पासेस थ्रू देम अंटिल, तब तक पास करना है जब तक मास ऑफ सिल्वर जो होगा वो 1.45 ग्राम डिपॉजिट हो गया। दिमाग ऐसे डिस्टर्ब गया लाइन क्लास के चक्कर। कर दिया 1.45 ग्राम डिपॉजिट एट कैथोड ऑफ सेल बी। क्या बोल रहा? एक सेकेंड। एसटीडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पासेस थ्रू देम, सब में 1.5 पास होगा करंट। सीरीज में है ना, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट होता है, करंट भी कांस्टेंट होता है। चार्ज कांस्टेंट होता है, करंट भी कांस्टेंट होता है, राइट? सब में सेम करंट जा रहा होगा, तीनों में। समझ रहा है कैसा कब बनाएंगे इसका डायग्राम? ऐसे बनाएंगे, तीन कंटेनर बनाएंगे, तीनों को ऐसे सीरीज में जोड़ लेंगे ऐसे, ये ऐसा। कलम में 2 का पढ़ाया था, वही डायग्राम 3 के लिए बनाना है। तो एक को जितना करंट दोगे सब में उतना ही करंट जाएगा। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनेंगे। दूसरा वाला, ये पहला वाला जिंक का है और दूसरा वाला AgNO3 का है और तीसरा वाला CuSO4 का है। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C, देख लो। तो बोल रहा है कि इसमें B वाले में इतना मास जमा हुआ। किसमें जमा हुआ? B वाले में। दिख ही रहा है ना, B वाला है। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, कितना लॉन्ग करंट हुआ? हाउ लॉन्ग, क्या तुम बता सकते हो हाउ लॉन्ग मतलब क्या पूछा है? हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग यानी क्या पूछा है? वेरी गुड। देखा, इंग्लिश का भी रोल होता है सवाल बनाने के लिए। टाइम, टाइम पूछा है, टाइम पूछा है। कितने देर तक करंट पास होगा? व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक इज डिपॉजिट, मास ऑफ कॉपर बताइए क्वेश्चन मार्क, और मास ऑफ जिंक भी बताइए क्वेश्चन मार्क है। तो बहुत आसान है, एकदम ज्यादा भारी है नहीं ये क्वेश्चन, बहुत बकवास है। देखो फार्मूला से जाना है, जिससे जाना है जाओ, जिससे जाना है जाओ, सवाल बन जाएगा। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग, चलते हैं। टाइम की बात पहले कर लेते हैं, टाइम की बात। देखो तो आप लोग फॉर्मूला से अगर जाना चाहोगे तो m इक्वल टू जेड क्यू पे आएंगे। m इक्वल टू जेड क्यू, टाइम तो है नहीं तो q को तोड़ देंगे IT। अब आप सबसे पहले बात करो सिल्वर की, बिकॉज सिल्वर का आपको पता है। तो मास ऑफ सिल्वर इक्वल टू जेड ऑफ सिल्वर इनटू करंट और टाइम सबका सेम है। तो मास ऑफ सिल्वर 1.45, जेड कैसे निकलता है आपको याद हो गया होगा, जेड निकलता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे कांस्टेंट। जेड निकलता है, देखिए हम जेड इधर निकाल रहे हैं, देखना इधर, जेड ऑफ सिल्वर, जेड निकलता है इक्विवेलेंट वेट, सब लोग ध्यान देगा, अपॉन फैराडे कांस्टेंट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर वेट, सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है जल्दी बताओ? 63.5 अपॉन एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर 1 है इसका, और एक्स फैक्टर 1 क्यों? क्योंकि सिल्वर पर कैसा चार्ज होता है बताओ? +1, तो चार्ज देते हैं ना इसमें एक्स फैक्टर में। ओके, तो यहां से आपको मिल जाएगा टाइम, देखना इधर 63.5 अपॉन एफ का मतलब हो जाएगा 96,500। अब I इंटू टी कर लेते हैं, करंट इंटू टाइम। करंट दिया है ना 1.5 और टाइम दिया ही नहीं है, टाइम पूछा है तो कोई बात नहीं है, पूछा है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बच्चों आप इसको सॉल्व कर दो, 1.45 इंटू 96,500 डिवाइडेड बाई 63.5 इंटू 1.5, आराम से कटेगा। देखो यहाँ का एक पॉइंट, यहाँ का एक पॉइंट, यहाँ का 2 पॉइंट, पॉइंट पॉइंट कट गया। आप यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं क्या?
जल्दी बताओ, यहां से टाइम निकाल सकते हो क्या? जल्दी। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सिल्वर होगा बच्चों 108, 108। मॉलिक्यूलर मास आप थोड़ा कंफर्म करते जाइए, पीरियोडिक टेबल लेके बैठो। 108 होता है, 108। क्योंकि याद करने की आदत मेरे को भी नहीं है, हम भी याद नहीं कर सकते ना, पेपर में लिख के आता है ना। तो ये 108 आ जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा आप चेक कर लो कैलकुलेशन, यहाँ पर आ जाएगा 108 आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड होंगे। अब आप टाइम निकाल लीजिए बच्चों, टाइम निकाल लीजिए। 63.5 कॉपर का होता है। अरे यार इसका उसमें डाल दिया, ये आ रहा है 863.73 सेकेंड। तो अगर आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये मिनट में हो जाएगा। कर लीजिए मिनट में, तो टाइम इन मिनट हो जाएगा, ध्यान देना। टाइम हो जाएगा मिनट में 863.73 बाई 60। कितना आ रहा है बच्चों बताओ, ये कितना आ रहा है डिवाइड करके बताओ। 14.39 मिनट। चलिए टाइम आ गया, बाकी सब बनेंगे, बाकी सब बन गए समझो। देखो फिर से मेरी बात सुनो, सीरीज में है तो सब में करंट सेम जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो एक तो रास्ता तुम्हारे पास है, फिर से ये फॉर्मूला लगा के निकाल लो। दूसरा रास्ता हम बताते हैं, देखो दूसरा रास्ता हम तुमको बताते हैं, दूसरा रास्ता हम बताते हैं तुमको। फराडे लॉ लगाओ। फराडे लॉ ने क्या बोला था देखना, मास ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय, ध्यान समझना, इसका मास अपॉन इसका मास, मास ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू इसका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। यही पढ़े ना फराडे का सेकंड लॉ। कब लगेगा? जब चार्ज कांस्टेंट है, आराम से लगेगा। मास ऑफ जिंक आपको पता नहीं है, मास ऑफ सिल्वर अभी अभी हम लोग को था पता, यह है 1.45। इक्विवेलेंट वेट बहुत आसान है, इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। जिंक का मॉलिक्यूलर वेट, देखो क्वेश्चन देने वाले इतने घटिया लोग हैं, क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर वेट देना चाहिए ना, एनसीईआरटी वाले बदमाशी हैं, टीचर लोग को परेशान करते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ रख दिया है देखने के लिए, बार बार उधर जाना पड़ता है। तो ये आ रहा है 65 और सिल्वर का मॉलिक्यूलर और अपॉन एक्स फैक्टर। तो जिंक पर कितना चार्ज होता है? 2, सिल्वर पर 1। तो जिंक का मॉलिक्यूलर वेट है बच्चों 65, 65। तो 65 को 2 से डिवाइड मार देंगे। सिल्वर का मॉलिक्यूलर वेट अभी अभी गलत हो गया था, थोड़ा ध्यान से देख लेना, 108, 107.9 यानी 108, 108 अपॉन 1। तो आप यहां से आराम से मास ऑफ जिंक निकाल लोगे, हंसते हंसते निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। 65 अपॉन 2, ये पलट के ऊपर चला गया तो 1/108। तो आप आराम से इसको इधर भेज दीजिए, तो मास ऑफ जिंक और बता दीजिए कितना आ रहा है। 65 इंटू 1.45, ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, अपॉन 2 इंटू 108। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना? कर सकते कि नहीं कर सकते? तो मास आ जाएगा। फिर से आपको हम बता दें टाइम कैसे निकाला हमने, सिर्फ इसको यूज किया हमने। जब ए को यूज करेंगे तो फॉर्मूला m इक्वल टू जेड इंटू क्यू। आप 2 को यूज करोगे तो कोई फॉर्मूला की जरूरत है ऐसा डायरेक्ट। अब देखो इसका भी मास पूछा है तो इसको यूज करो, नहीं तो इसको कर लो, तीनों सीरीज में है। इसको कर लेते हैं हम लोग। देखो फिर से, मास ऑफ सिल्वर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू ई ऑफ सिल्वर अपॉन ई ऑफ कॉपर। और आपको इससे फराडे का लॉ भी क्लियर हो रहा है ना? फराडे के लॉ में कौन सा चीज कैसे है। मास ऑफ सिल्वर अभी दिया था कितना होता है 1.45, मास ऑफ कॉपर फाइंड करना है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर ये होता है मॉलिक्यूलर वेट यानी 108 अपॉन 1। अगला इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, कॉपर का मॉलिक्यूलर वेट अभी हम लोग गड़बड़ी से याद कर गए 63.5 अपॉन चार्ज कितना होता है इसमें 2, कॉपर पे कितना चार्ज होता है 2 होता है। तो ये पलट जाएगा तो ये आएगा 108/1 इंटू 2/63.5। अब यहां से आराम से अब मास ऑफ कॉपर निकाल लो, इसको इधर क्रॉस करो, इसको इधर 1.45 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 108 इंटू 2, ये आ गया मास ऑफ कॉपर। बोलिए बच्चों क्या समझ में आया कि नहीं आया? बिटवीन मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, देखिए आपको पता होगा
क्या पता होगा, हम इधर साइड में थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि जो सब्सटेंस होता है, कोई भी जो सब्सटेंस होता है उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सब लोग ध्यान देंगे, सब्सटेंसेस को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक को बोलते हैं कंडक्टर, एक को बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर का डेफिनेशन आप जानते होंगे, विच अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को जाना अलाउ करता है उसको कंडक्टर बोलते हैं। दूसरा होता है बच्चों इंसुलेटर, इंसुलेटर किसको बोलते हैं, विच डू नॉट अलाउ टू पास इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा होता है बच्चों सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के भी 2 टाइप होते हैं जो आप अभी देख रहे हो। कंडक्टर के 2 टाइप होते हैं, एक मेटल गुड कंडक्टर होता है जिसको आप मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी एसिड बेस सॉल्ट। आपने देखा होगा नमक वाला पानी भी गुड कंडक्टर होता है, तो वो मेटल तो नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में रखते हैं उसको। क्या में रखते हैं उसको, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में रखते हैं बच्चों। ठीक है, तो कंडक्टर आपके 2 टाइप के हो गए, इंसुलेटर का कोई टाइप नहीं है, सेमी कंडक्टर का है, तो हम लोग सेमी कंडक्टर में पढ़ेंगे 12वीं में ही। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। फिजिक्स में मेटालिक कंडक्टर पढ़ना है और केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ना है, तो आप डिफरेंस पढ़ लो। तो मेटालिक कंडक्टर का मतलब होता है मेटल्स, यहां पे हम एग्जांपल लिख दे रहे हैं ताकि आपको फीलिंग आए। मेटालिक कंडक्टर का मतलब होता है बच्चों मेटल्स। और मेटल्स कैसा होता है वो आपको बता दें, ये कॉपर का वायर है, मान लो ये कॉपर का वायर है, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिसिटी को लेके इधर से इधर जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की तरफ जाता है और करंट को प्लस से माइनस माना जाता है। तो मेटल्स इसके एग्जांपल है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ईटीसी। ये सब बच्चों मेटालिक कंडक्टर में आएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा, अब पानी ले लो और इसमें नमक घोल दो, तो नमक घोलोगे तो नमक अपने आयन में टूट जाएगा, पिघला दो या घोल दो, और फिर वो गुड कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा। इसमें 2 रॉड डाल दो, इसमें 2 रॉड डाल दो, प्लस और एक माइनस रॉड। ध्यान से समझेंगे, तो जो प्लस आयन है वो माइनस रॉड की तरफ दौड़ेगा और माइनस रॉड प्लस रॉड की तरफ, इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। तो जो प्लस आयन है वो इधर से इधर जा रहा है और माइनस आयन इधर इधर जा रहा है। तो इस तरह से दोनों आयन मिलके, कटायन और एनायन, दोनों आयन मिलके इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कटायन लेके जाएगा, थोड़ा सा आयन, यानी आयंस है। तो इलेक्ट्रॉन और आयन में फर्क होता है। कोई सोच रहा होगा ये इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज सेम है, नो 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 नो। देखो एटम, एटम बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको मिला के बनता है। तो एटम पर जब चार्ज आए तो आयन बनता है, तो इसके अंदर आयंस चलते हैं। इसके अंदर कौन चलता है बच्चों, आयंस। आयन समझता है ना, आयन किसको बोलते हैं, एटम से बनता है। जो एटम होता है ना, एटम, कोई भी एटम, उस पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ या गेन हुआ तो आयन बनेगा। यानी आयन के अंदर देखो, एटम तुम जानते हो न्यूक्लियस होता है, ऑर्बिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सब है आयन के अंदर, और उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात हम मेटल के अंदर कर रहे हैं। तो मेटल का चार्ज लेके जो दौड़ता है इलेक्ट्रॉन, वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल है। लेकिन आयन छोटा नहीं है, आयन बड़ा होता है, आयन इलेक्ट्रॉन से लाखों टाइम गुना बड़ा है। ठीक है, इसका एग्जांपल बच्चों होता है एसिड। जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी एसिड है, जैसे HCl, H2SO4 वगैरह वगैरह। उसके बाद जितने भी बेसिस होते हैं, जितने भी बेसिस होते हैं, जैसे NaOH, KOH एक्सेट्रा। और जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, जितने भी सॉल्ट होते हैं, जैसे NaCl, KCl वगैरह वगैरह, ये सब आपके इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि ये सब आयंस में टूट जाते हैं। सॉल्ट टूट जाता है प्लस माइनस में, यह टूट जाता है K+OH माइनस, ये भी टूट जाता है H+Cl माइनस। तो इस तरह से ये सब टूट जाते हैं। ठीक है, तो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग पहला डेफिनेशन बना लेते हैं। तो डेफिनेशन हम बनाएंगे कि ये किस चीज से कंडक्ट करता है। तो मेटालिक कंडक्टर को बोलते हैं द, या इट कंडक्ट, ऐसा लिखिए, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, it conduct electricity by free electrons। ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट करता है। ठीक है, और इसमें it conduct electricity, it conduct electricity, मिटा रहे हैं अभी हम इसको, it conduct electricity by the free ions। कौन कौन आयन, दोनों आयन यूज करता है, कटायन भी और एनायन भी।
कटायंस एंड एनायंस। फ्री आयन से कंडक्ट करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट करता है, ठीक है। हाँ बोल सकते हैं ना, इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट कर रहा है। तो अगला सुनेंगे, तो मेटालिक कंडक्टर के बारे में अगला क्या इंपॉर्टेंट बात है कि देयर इज नो केमिकल चेंज, देयर इज नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस जब आप कोई कॉपर का वायर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कॉपर ही रहेगा। लेकिन आपको हम बताए थे कि अगर नमक में तुमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, जैसे मान लो आपके पास NaCl सॉल्ट है, व्हाइट कलर का होता है, देखे हो तुम, इसको अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिए तो टूट के सोडियम और क्लोरीन गैस बन जाएगा, क्लोरीन गैस उड़ जाएगा, और सोडियम सिल्वर व्हाइट कलर का होता है, चांदी जैसा, पूरा तो चेंज हो गया। तो कहां व्हाइट था, कहां सिल्वर कलर और गैस भी बन गया। तो केमिकल परिवर्तन आता है क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलिसिस मतलब टूटना, तो इसमें केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे केमिकल चेंज टेक्स प्लेस बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से केमिकल चेंज इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो, अब कोई मेटल का वायर है, इससे अगर इलेक्ट्रॉन जाते रहे पूरी जिंदगी, तो बताओ ये वजन में हल्का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 1 किलो का कॉपर वायर लगाया तो 2 साल बाद भी 1 किलो का ही रहेगा, कम नहीं हो सकता हो। लेकिन आप नमक में देखो, Na एक तरफ भाग जा रहा है, Cl एक तरफ भाग जा रहा है, पूरे आयंस चले जा रहा है, आयंस के पास मास होता है। तो कोई बोलेगा सर इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास मास है, बोले नहीं 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 नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर से आता है बैटरी से और इधर जाता है, नहीं बैटरी से इलेक्ट्रॉन आता है जाता है, जैसे पाइप 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 में जब कुछ जाता है तो कुछ हल्का होगा, पाइप का कुछ जाएगा क्या? नहीं। पानी आपके टंकी से आया और फिर इधर गिर गया, पाइप तो जस का जस रहेगा ना। वैसा ही आपका मेटल पाइप जैसा है, ये मेटल के अंदर का फ्री इलेक्ट्रॉन जाता जरूर है, बट उधर से आता भी है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, चलते रहता है। तो मेटल में कुछ हल्का नहीं होता, याद रखना, कुछ मास ट्रांसफर नहीं होता। कोई ऐसा सोचेगा इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है हल्का होगा, यहां पर क्या ऐसा नहीं है। पानी में आप नमक घोले थे तो नमक का NaCl चला गया तो बचा मास ही गायब हो गया, सोडियम जाकर उधर चिपक गया, Cl इधर चिपक गया, तो मास ट्रांसफर हो गया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे देयर इज नो मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस, और इसमें मास ट्रांसफर होता है, मास ट्रांसफर टेक्स प्लेस ऑन इलेक्ट्रोड्स। जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो रॉड लगे हैं, उस पे जाके मास ट्रांसफर होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट बड़ा ही अहम है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, और आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटल का रेसिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। यहां लिख देते हैं द रेसिस्टेंस increases with increase of टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसमें क्या होगा, द रेसिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब कैसे, कारण भी सुन लें। इसमें क्या होता है, इसमें अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रास्ते में जो आयंस मिलते हैं, रास्ते में जो बड़े दूसरे आयन है प्लस वाला, रास्ते में इसमें और भी तो आयन होगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, हर चीज के अंदर एटम है, तो इसके रास्ते में जो दूसरे एटम है उससे वो ज्यादा टकराएगा, क्योंकि अगर गर्म करोगे तो आयन जो रास्ते वाले सब हिलने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा कोलाइड करेगा, टक्कर करेगा। इस वजह से इसमें क्या होता है कि अब आयंस खुद ही चल रहा है, प्लस माइनस, अगर तुम गर्म करोगे तो तेजी से दौड़ने लगेगा, ये जो प्लस माइनस का आयन है अगर आप गर्म करोगे तो तेज दौड़ने लगेगा, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी, तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। रेसिस्टेंस घट जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। रेसिस्टेंस घटेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और बताओ, और कौन सा पॉइंट बताया था हमने? सॉलिड स्टेट और ये मोल्टेन स्टेट। राइट।
अगला पॉइंट था बच्चों, ध्यान देंगे कि मेटल जो होता है इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है सॉलिड स्टेट में, ठीक है। मर्क्यूरी एक्सेप्शन रहेगा बट बाकी सब तो सॉलिड में ही करता है। और इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सॉलिड में पक्का नहीं करता है। इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन और एक्वस स्टेट। समझना ध्यान से, तुमने पढ़ा होगा कि सॉलिड आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड होता है तो वो बैड कंडक्टर होता है। सुने हो कभी? बैड कंडक्टर होता है। बताओ क्यों? क्योंकि इसके आयंस एक दूसरे को पकड़ के रखे रहते हैं, कोई चल नहीं सकता है, फ्री है नहीं। जब आप इसको पानी में डालोगे, मोल्टेन करोगे, जब आप इसको या तो पिघला लोगे या तो पानी में डालोगे एक्वस, तो इसके आयंस फ्री हो जाएंगे जब ये इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। और मेटल के पास हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा। इस वजह से हमेशा कंडक्ट करेगा, सॉलिड में करेगा। ये क्या होगा, पानी में डालोगे या पिघलाओगे तो आयंस टूट के अलग होंगे, तब कंडक्ट करेगा। सॉलिड में तो कर ही नहीं सकता है भाई। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला एक पॉइंट है, ध्यान सुनेंगे सभी लोग। अगला एक पॉइंट है बच्चों, कंडक्टेंस ऑफ मेटल, कंडक्टेंस ऑफ मेटल डिपेंड्स ऑन। बताइए, आपके पास एक मेटल का तार है, आप चाहते हो कि वो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, तो क्या 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 चेंज करोगे? क्या क्या चेंज करोगे बच्चों? बचपन में आप पढ़ोगे, बताइए। देखिए, सबसे पहला चेंज करोगे नेचर ऑफ मेटल। सबसे पहला आप चेंज करोगे नेचर ऑफ मेटल, मेटल बदल दो। कॉपर लाओ, कॉपर से अच्छा सिल्वर लाओ, सिल्वर से अच्छा गोल्ड लाओ। दूसरा आप चेंज करोगे बच्चों टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर कम करोगे तो ठीक रहेगा। और तीसरा चेंज करोगे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हो। मतलब जिसके अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो अच्छा है। जैसे कोई तुमसे पूछे कॉपर अच्छा क्यों है, कॉपर से अच्छा सिल्वर क्यों है, तो भाई इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, सिंपल बात है, फ्री इलेक्ट्रॉन का खेला है पूरा। इसमें इसमें सुनेंगे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, देखना ये अच्छे से पढ़ना, डिपेंड्स ऑन। मेरे पास नमक है, मेरे पास पानी में नमक घोला हमने, और सोच रहे हैं हम कि हम अच्छा कंडक्ट करें, तो क्या क्या बदल सकते हो? तो सबसे पहला देखो, सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये समझना, नेचर दोनों में है। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे? तो आपके इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं, एसिड दो प्रकार का होता है, एक वीक और स्ट्रॉन्ग। जैसे मान लो आपने CH3COH ले लिया, तो ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड है तो ये खराब कंडक्ट करेगा। और अगर आपने HCl लिया तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ज्यादा कंडक्ट करेगा। तो आप कैसा एसिड, कैसा बेस, कैसा सॉल्ट ले रहे हो, इस पर डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। दूसरा बच्चों डिपेंड करता है साइज ऑफ आयंस, साइज ऑफ आयन। सोचो, अगर बड़े बड़े आयन रहेंगे तो उनको चलने में बड़ा मुश्किल होगा, हाँ। छोटे छोटे आयन रहेंगे तो दौड़ दौड़ से चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। साइज ऑफ आयन को हम लोग सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। तीसरा हो जाएगा बच्चों, इसमें भी टेम्परेचर आएगा, बट यहां उल्टा है। यहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, मेटल में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। देखो, हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, रेसिस्टेंस की नहीं। मैं तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ता है, तो रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टिविटी होता है। यहां पर उल्टा है बच्चों, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। चौथा फैक्टर है बच्चों, चौथा फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
अगर आप इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा कंसंट्रेशन का, जैसे आप पानी में थोड़ा सा नमक डालो और ज्यादा नमक डालो, 1 लीटर पानी ले लो, 100 ग्राम नमक डालो, 1 लीटर पानी में 200 ग्राम, तो जितना ज्यादा आयंस रहेंगे उतना जल्दी जल्दी करंट को लेके जाएगा। बंदा बढ़ा ना भाई, बंदा बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा। एक और है, एक और होता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये सुनना, जैसे आप जिस चीज में घोल रहे हो, सॉल्वेंट समझता है जिसमें नमक डाल रहे हो, पानी में डाल रहे हो, तेल में डाल रहे हो, तो उसमें चलते वक्त कितना फ्रिक्शन हो रहा है, सबको पता होगा ना। विस्कोसिटी मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन मतलब जैसे आप जमीन पर चलते हो तो फ्रिक्शन होता है, तो आपको फ्रिक्शन चलने से रोकता है ना, बिल्कुल। मान लो आपको ज्यादा फ्रिक्शन रोके तो आप धीरे धीरे चलोगे, सीधी बात है। अच्छा, तो आप विस्कोसिटी इन सॉल्वेंट, आप पानी के अंदर चल रहे हो और आप तेल के अंदर चल रहे हो, क्या लग रहा है किस में जल्दी चल पाओगे, पानी में, क्योंकि तेल गाढ़ा है, विस्कोसिटी ज्यादा है तेल का। फील हो गया ना। आप हॉनी को सोचो, हॉनी मध, मध में ऐसे हाथ चला के देखना, चलेगा नहीं, बहुत गाढ़ा है। क्यों? क्योंकि मध का विस्कोसिटी ज्यादा है, फ्रिक्शन ज्यादा है। समझ में आ रहा? तो जिसमें आयन तेज चलेगा, जिसमें आयन तेज चलेगा उसका विस्कोसिटी कम होना चाहिए। विस्कोसिटी कम रहेगा तो तेजी से आयन भागेगा तो फिर अच्छा कंडक्ट करेगा। यहां पर सिर्फ आयंस के बारे में सोचना है। तो ये 5 फैक्टर इसके हैं, और इसके कितने फैक्टर हैं? 3 फैक्टर हैं। फिर से आप इसके फैक्टर समझ लो, आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी कब कब चेंज होगा, तो आप इलेक्ट्रोलाइट ही बदल दो, वीक लाओ, वीक की जगह स्ट्रॉन्ग लाओ तो अच्छा होगा, वीक लाओगे तो खराब होगा। साइज ऑफ आयन मतलब बड़े बड़े आयन रहेंगे तो उनको चलने मुश्किल होगा, छोटा आयन होगा तेजी से चलेगा। टेम्परेचर का बता ही दिया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंसंट्रेशन अगर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी घटेगा। क्यों? विस्कोसिटी यानी रुकावट, चलने में रुकावट, फ्लूइड में चलने में रुकावट। सोच के देखो, बराबर समझ में आ रहा है? तो ये हो गया फैक्टर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए अभी जो हमने ये टॉपिक लिखा है ना, इसको आगे बढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। देखिए तो ध्यान देंगे, इलेक्ट्रोलाइट तो आपको समझ में आ गया। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्री आयंस। ये पक्का है ना? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय फ्री आयंस। इसके पास आयन फ्री होंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। इतनी सारी बातें तुमने पढ़ लिया, पानी में घोलना पड़ेगा, एक्वस करना पड़ेगा, सॉलिड में नहीं करता है, वगैरह वगैरह पढ़ लिए। अब इलेक्ट्रोलाइट बच्चों 2 टाइप का होता है। इलेक्ट्रोलाइट 2 टाइप का होता है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट, ध्यान से देखना, इधर का मिटा दे। अब हम लोग स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफरेंस लिख लेंगे बच्चों। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे इधर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसको करेंगे? तो वैसा इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में जाके पूरी तरह से टूट गया। मतलब मान लो आपके पानी में 100 मोल NaCl डाले, समझना, 100 मोल पानी में तुमने NaCl डाला तो बराबर 100 गो Na प्लस बनेगा और 100 गो ही Cl माइनस भी बनेगा। मतलब जितना मोल डालोगे सब टूट गया, 100% डिसोसिएशन। ये पढ़े हो ना सोल्यूशन चैप्टर में, क्या होता है यहाँ पर? 100% डिसोसिएशन होता है। क्या बात है, सब पढ़े हो तुम, याद आ रहा है? तो देखो क्या ध्यान से, तो क्या डेफिनेशन होगा? द इलेक्ट्रोलाइट विच आयोनाइजेस, आयोनाइज मतलब ब्रेक इनटू आयंस। आयोनाइज मतलब क्या होता है बच्चों? ब्रेक इनटू आयंस। विच आयोनाइजेस कंप्लीटली into their ions when dissolved in water। ठीक है, जब उसको पानी में डालोगे तो वह पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा। बहुत अच्छा, पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, पूरा टूट जाएगा, एकदम एक भी जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, ये पूरी तरह से आयनाइज नहीं होगा। यहाँ पर आयनाइज कंप्लीटली की जगह लिखोगे डू नॉट आयनाइज कंप्लीटली, लिख लोगे
इट डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली, लिख लेंगे द इलेक्ट्रोलाइट विच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली इनटू देयर आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ध्यान से सुनना, इधर ध्यान देंगे। द वीक एसिड्स, ओ सॉरी स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ध्यान देंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड सब लोग जानता होगा, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब। और देखो इसको इधर ध्यान दें, वीक बेसिस कौन कौन है, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस है NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हो गया बच्चों। और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, तो सॉल्ट कैसे स्ट्रॉन्ग पता चलेगा, जिसमें का एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, या देखना दोनों स्ट्रॉन्ग हो, और नहीं तो अगर एक वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया, एक वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया ना, दूसरा वाला वीक से भी आया तो चलता है। जैसे देखो CH3COOH वीक एसिड है, अब इसमें से H हटा के Na जोड़ दो, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या। सॉल्ट में स्ट्रॉन्ग होने के लिए एक भी स्ट्रॉन्ग चलेगा, चाहे एसिड से आए चाहे बेस से आए, एक भी स्ट्रॉन्ग आ गया तो स्ट्रॉन्ग में आएगा। फिर से देख लो, चलो हम इधर लिख देंगे, तुमको क्लियर होगा। देखो इधर ध्यान देना, वीक एसिड, वीक एसिड का एग्जांपल देखो बच्चों, वीक एसिड का एग्जांपल CH3COH। ऑर्गेनिक एसिड जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, कार्बोक्सिलिक, वो सब वीक है। देखो CH3COH, उसके बाद HCOH, उसके बाद COH फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये ऑक्जेलिक एसिड, सब केमिस्ट्री वाला एसिड है, सब वीक है रे। अच्छा वीक बेस देखना बच्चों, वीक बेस होता है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। वीक सॉल्ट, देखो वीक सॉल्ट ध्यान से समझना, सॉल्ट वीक तभी होगा जब एसिड वाला भी वीक लो और बेस वाला भी। देखो सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड प्लस बेस, एसिड में से प्लस आयन पकड़ लो, सॉरी एसिड में से माइनस वाला पकड़ लो और बेस में से प्लस वाला जोड़ दो, तो ये बन जाएगा देखो CH3COONH4। समझ में आया। तो देखो दोनों वीक होना चाहिए तब वीक सॉल्ट होगा। अब देखो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट कैसा बनेगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट में से वीक में से भी ले लो और स्ट्रॉन्ग में मिला लो तो भी हो जाएगा, मतलब दोनों स्ट्रॉन्ग होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते होंगे एसिड वाला भी स्ट्रॉन्ग बेस वाला भी, जैसे देखो NaCl, KSO4, ये तो पक्का होगा। लेकिन अगर इसमें से एक वीक वाला भी आया, देखो ये वीक वाला पार्ट है ना, ये कहां से आया, वीक एसिड से आया है, और ये स्ट्रॉन्ग से आ गया बेस से, तो भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग। एक और देखो, यहां से ले लो NH4 प्लस, सॉल्ट बनाने के लिए प्लस चाहिए और एक माइनस, यहां से माइनस ले लो Cl माइनस, ये भी आ गया स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्या स्ट्रॉन्ग वीक में डिफरेंस। अगला सुनेंगे, अगला बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट। तो जब ये पानी में पूरी तरह से टूट जाता है तो तुमको एक पढ़ाया गया होगा डिग्री ऑफ, तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सुनेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपने पढ़ा होगा, अल्फा, अल्फा क्या था, नंबर ऑफ आयंस ब्रेक इन 1 मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। समझ में आ रहा है। यहां पर देखो नंबर ऑफ आयंस ब्रेक अपॉन में नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट। नंबर ऑफ मोल्स छूट गया, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड ब्रेक अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड प्रेजेंट। सुनना, कितना टूटा और कितना था, तो वीक में स्ट्रॉन्ग में याद करो, था कितना 100 गो, टूटा कितना 100 गो, 100 में से 100 कट गया तो 1। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनके लिए अल्फा का वैल्यू 1 होता है, यानी 100% टूटा। यहां पर अल्फा का वैल्यू क्या होता है, 1 से कम होता, यानी लेस देन 100 है, यानी 80% टूटेगा, 50% टूटेगा। अगला सुनो, अगला सुनोगे दिल झूम जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा तो पूरा टूट जाएगा एक झटके में, देखना पूरा टूट जाएगा, एरो डबल नहीं होता है, Na प्लस और Cl माइनस पूरा टूट के स्वाहा हो गया। वीक जब टूटेगा, ये कमजोर है, कमजोर लोग जब टूटता है तो बहुत रोता है। तो देखो ये टूटेगा ऐसे, चूंकि ये प्रोसेस बहुत स्लो है तो टूटेगा तो वापस जुड़ेगा भी,
मतलब ये इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगा। ओ यानी ये वाला रिवर्सिबल है, ये वाला इरिवर्सिबल, समझ में आया? ये इक्विलिब्रियम प्राप्त नहीं करेगा, वो प्राप्त करेगा, वो पूरा नहीं टूटेगा। ऐसा होगा टूटेगा फिर जुड़ेगा, फिर टूटेगा फिर जुड़ेगा, ऐसे चलते रहेगा। मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनेगा, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बनेगा। समझ में आ रहा? इट डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम नहीं प्राप्त करेगा, इट विल अटेन इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम प्रदान करेगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी क्योंकि इसमें आयंस ज्यादा है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, इसमें आयंस ज्यादा है। जैसे 10th लेवल में सवाल पूछा जाता है, तो यहां पर हमने जैसे यहां लिख लिया इट डू नॉट अटेन इक्विलिब्रियम। ये देखो, ये जब टूटेगा तो पूरा टूट जाएगा, समझता है? जैसे तुम बॉम्ब ले लो, अब बॉम्ब में माचिस मार दो, तो कभी ऐसा होगा कि आधा बॉम्ब फूट के रुक गया? या तो फूटेगा, नहीं तो नहीं फूटा तो अलग बात है, फूटेगा तो पूरा फूटेगा। तो वैसा ही ये बॉम्ब जैसा फटाफट टूट जाएगा। ये ऐसा नहीं है, ये टूटेगा जुड़ेगा, रोड़ों का काम है इसका, वीक है ना। तो ये क्या होता है? इट अटेन इक्विलिब्रियम, इट अटेन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लेता है। इक्विलिब्रियम समझता है ना, जिसमें फॉरवर्ड जाने का स्पीड और पीछे आने का स्पीड क्या हो जाए? इक्वल। अच्छा, अब हमने पानी लिया और पानी में, ध्यान सुनना है, 10th का क्वेश्चन था, पानी में आपने नमक डाला और बल्ब जलाया, पानी में नमक डाले और बल्ब जलाए, ठीक है, बैटरी वैटरी लगा के, और इसी पानी में आपने ये वीक एसिड डाला और बल्ब जलाया, दोनों एक एक मोल डाले, दोनों एक एक मोल, तो किसमें बल्ब तेज बनेगा? तो NaCl में। क्यों? क्योंकि NaCl जब एक मोल डालोगे तो पूरा Na, और जितना Na होगा, जितना Cl होगा, सब अलग हो जाएगा, तो आयंस ज्यादा होंगे, तो आयंस ज्यादा होंगे तो कंडक्ट ज्यादा करेगा। इसमें देखो तो रे, ये पूरा टूटेगा नहीं, तो आयंस कम होंगे, तो कंडक्टिविटी भी कम होगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इट हैज लार्ज कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होती है, इसकी कंडक्टिविटी कम होती है। कोई बोला क्यों? बिकॉज इट ब्रेक कंप्लीटली, इट ब्रेक कंप्लीटली इनटू आयंस, ये पूरी तरह से आयंस में टूट जाता है। इसका लिख लोगे खुद से, छोड़ दें? क्या लिखोगे? इट हैज लोअर या लेस कंडक्टिविटी देन स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग से कंडक्टिविटी कम होता है। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 है, इसका लेस देन 1 है, लिखो ना। इसका कंडक्टिविटी कम होता है, क्यों कम होता है? क्योंकि इट डू नॉट ब्रेक इन आयंस कंप्लीटली, इट डू नॉट ब्रेक इनटू देयर आयंस कंप्लीटली, ये पूरी तरह से अपने आयंस में टूटता नहीं है बच्चों। आ गया समझ में? ये पूरी तरह से अपने आयंस में नहीं टूटता है। तो इस तरह से हमने 5 डिफरेंस दिखा दिया है, बहुत है आपके लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बच्चों आपको मेटल से रिलेटेड जो जो पढ़े थे कि मेटल में जब करंट जाता है तो रुकावट होता है, रेसिस्टेंस बोलते थे, यहां भी पढ़ना पड़ेगा कि अब आयंस चल के जा रहा है तो उसमें भी रुकावट होगा, ठीक है, तो उसका रेसिस्टेंस देखेंगे। नोट कर लिया आपने? तो कुछ टर्म्स हैं, हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशन देखेंगे। चलिए तो नोट कर लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखेंगे बच्चों, तो अगला हम लोग छोटे छोटे डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, जैसा कि रेसिस्टेंस। सुनेंगे ध्यान से। जैसे आपके पास आयंस चल रहा है, देखो आयन, प्लस आयन, माइनस आयन, प्लस आयन, माइनस आयन, ये आपके बर्तन के अंदर चल रहे हैं। तो प्लस आयन सब एक तरफ भागता है और माइनस आयन सब एक तरफ भागता है ना? भागता है कि नहीं भागता है? भागता ही है। तो जब आयंस चलते होंगे तो वो भी टकराते होंगे एक आयन दूसरे आयन से, तो रुकावट होती होगी। तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? द अपोज। तो बस इतना समझ लो कि फिजिक्स में जो जो मेटल के लिए पढ़े हो ना, तो वो सब यहाँ पे आयन के लिए बताना, इलेक्ट्रोलाइट, आयन। तो द अपोज इन फ्लो ऑफ, the opposed inflow of ions, the opposed inflow of ions is called resistance, resistance बोलते हैं, ठीक है। अगला ध्यान देंगे, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इक्वल टू ओम। रेसिस्टेंस का SI यूनिट ओम है, सिंबल ओमेगा बनता है, सबको पता है ना।
फॉर्मूला क्या है आर का, तो आर का फॉर्मूला होता है V अपॉन आई, पढ़े होंगे आपने। आर इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आई, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। अब रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस क्या होता है, तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, C इक्वल टू 1 बाई आर, C इक्वल टू 1 बाई आर, द रेसिप्रोकल of resistance is called conductance। रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है बच्चों, कंडक्टेंस होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अगला एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, तो क्या होता है एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, देखो इधर ध्यान से, 1 बाई ओम होगा, 1 बाई ओम, तो 1 बाई ओम को ऐसा उल्टा लिख देते हैं और इसको महो पढ़ते हैं। तो ओम का उल्टा क्या हो गया, महो। महो को हम लोग एक और नाम दिए हैं सीमेंस। महो का एक और नाम दिया बच्चों सीमेंस, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस का उल्टा, माने रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। उल्टा का मतलब समझता है ना। इसके बाद आती है बच्चों रेसिस्टिविटी। ध्यान से सुनना रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन, रेसिस्टिविटी का डेफिनेशन ध्यान से सुनना। क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद करना, द रेसिस्टेंस ऑफ all the ions present in, resistance of all the ions present in 1 ml, 1 ml मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। थोड़ा ध्यान से सुनेंगे, कहां से आया ये, कहां से आया, देखो इधर आपने पढ़ा होगा रो का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला पढ़े होगे ऐसा तुम 10th में, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, पढ़े हो ना, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो बताओ यहां से रो का फॉर्मूला क्या आएगा, रो का फॉर्मूला आ जाएगा आर इंटू ए अपॉन एल। थोड़ा दिल से समझना, इसका डेफिनेशन आपको 10th में सिखाया गया कैसे लिखते हैं। तो एल को मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर, यहां मीटर नहीं मानेंगे, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में सीजीएस यूनिट चलता है, पता होगा, एसआई नहीं चलता है, मीटर में यहां कुछ नहीं होता, सब सेंटीमीटर में होगा। और एरिया को मानेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब, थोड़ा ध्यान देना। अब बताओ, तुमने पढ़ा होगा एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम पढ़े हो क्या, एरिया इंटू लेंथ, क्या आपने बचपन में कभी पढ़ा है एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू ब्रेथ वॉल्यूम होता है, एरिया इंटू एनीथिंग वॉल्यूम होता है। क्लियर है ना ये बात, क्योंकि एरिया में 2 साइड मल्टीप्लाई होता है और उसमें एक और साइड मल्टीप्लाई करो, 3 साइड आ गया तो वॉल्यूम हो जाएगा ना, आ गया नहीं आ गया। देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच। अब इसको भी तुम एरिया लिख सकते हो, बिल्कुल, एरिया किसी भी 2 साइड के मल्टीप्लाई को लिखते हैं, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, ध्यान देंगे। तो ये आ गया, ये क्या आ गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब आ गया कि नहीं। यानी जब लेंथ को 1 सेंटीमीटर करोगे, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करोगे, 2 बोलने से अच्छा है डायरेक्ट क्या बोल दो, डायरेक्ट वॉल्यूम को कितना बोल दो 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब पढ़ो यहाँ पे, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो रे। अगर तुम इसको 1 माने, इसको 1 माने, मतलब वॉल्यूम 1 हो गया, देन रो किसके बराबर हो गया, आर के, देन रो किसके बराबर हो गया, आर के। अब सुनना क्या डेफिनेशन लिखे तुमने, रेसिस्टिविटी क्या है, द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, सारे आयंस का रेसिस्टेंस जो कि 1 ml वॉल्यूम में प्रेजेंट है। कितने ml वॉल्यूम में प्रेजेंट है, 1 ml, 1 ml, देख लो ये 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml बोलते हैं, याद कर जाओ, 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है। तो 1 ml ले लो, उसके अंदर जितने भी आयंस हैं उन सबको मिलकर के जितना रुकावट हो रहा है उसको हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी, उसको बोलेंगे रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला तुमने देख लिया। अगला पढ़ना है कंडक्टिविटी, ध्यान देना, जैसे रेसिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस है, तो रेसिस्टिविटी, अच्छा यूनिट देख लेते, सॉरी भूल गए थे, देखो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी रो। तो याद होगा रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है ओम, एरिया का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां पर सेंटीमीटर, फिजिक्स में मीटर, और ये सेंटीमीटर, एक कट गया तो ओम सेंटीमीटर, देख लेना इधर, ओम सेंटीमीटर इसका यूनिट हो गया।
देखो हमने यूनिट लिखा है, एसआई नहीं लिखे हैं। क्यों नहीं लिखे एसआई? बताओ एसआई क्यों नहीं लिखे? क्योंकि एसआई लिखोगे तो यहाँ क्या लगाना पड़ता है? मीटर, बट हम सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ सब छोटा छोटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, चार टर्म पढ़ना है। यूनिट का क्लियर होना, सिंबल क्लियर होना न्यूमेरिकल बनाने के लिए। इधर ध्यान देंगे। रेसिस्टिविटी के बाद बच्चों आएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का सिंबल होता है बच्चों यहाँ पर कप्पा। तो फिजिक्स में सिंबल अलग है जी, यहाँ कप्पा है, कप्पा के जैसा। तो कंडक्टिविटी जो होगा, जैसे देखो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस था, उसी तरह कंडक्टिविटी होगा रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। या तुम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, जैसे यहां लिखे ना द रेसिस्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, तो बस यहां रेसिस्टेंस की जगह क्या चेंज कर दो? कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस की जगह क्या चेंज कर दो? कंडक्टेंस, बस तो भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बहुत आसानी से आ रहा होगा। कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस, देखो यहां पे इसका ये भी डेफिनेशन लिख सकते हो, द कंडक्टेंस ऑफ all the ions same present in 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is called कंडक्टिविटी। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों? कंडक्टिविटी बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत आसान लग रहा होगा। देखो इसमें रेसिस्टेंस, इसमें कंडक्टेंस, बस एक वर्ड बदल दो, हो गया। बट ध्यान रखना ये डेफिनेशन बाद में पूछेंगे हम तुमसे। अब देखो इधर इधर ध्यान दे। तो कप्पा का फार्मूला क्या बन गया? 1/ρ। बच्चों एक एक चीज फूक फूक के पढ़ो। अब देखना इसका यूनिट, देखना यूनिट ऑफ कप्पा, ये सब 1 मार्क में आता है। यूनिट ऑफ कप्पा देखो, इसका यूनिट था ओम सेंटीमीटर, इसका हो जाएगा 1/ओम सेंटीमीटर। याद करो 1/ओम क्या होता था, अभी बताए थे। जैसे रेसिस्टेंस का यूनिट ओम था, तो कंडक्टेंस 1/रेसिस्टेंस था, तो इसका यूनिट 1/ओम। तो 1/ओम को क्या लिखा था हमने? ऐसा उल्टा ओम, क्या पढ़ते थे? महो। महो सेंटीमीटर का पावर -1 हो जाएगा। या एक और नाम बताए थे, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। देख लो यूनिट 1/ओम क्या हो जाएगा? महो, उल्टा ओम का उल्टा महो, ऐसा सिंबल। महो सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इज द यूनिट। बस काम हो गया। एक और देख लें, एक और देख लो। अब सुनो ध्यान से। जैसे आप कोई भी ये पूरा चैप्टर जब आप पढ़ोगे, तो हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। देखो इधर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाते हो तो तुम 2 रॉड लगाते हो बच्चों। सभी लोग इधर ध्यान देना। हम लोग 2 रॉड लगाते हैं, एक प्लस चार्ज रॉड और दूसरा कौन सा रॉड लगाते हैं बताइए? माइनस चार्ज रॉड। और इनके बीच कुछ दूरी लगाते हैं L, और इनका रॉड का कुछ एरिया होता होगा A। रॉड ऐसा गोल सा बनाते हैं ना, रॉड ऐसा गोल सा बनाते हैं क्या? तो एरिया A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये दोनों फिक्स रहता होगा, नहीं आप जो रॉड डाले क्या वो बदलेगा कभी? नहीं, एक बार खरीद के डाल दिए। और दूरी भी नहीं बदलता है, बैटरी में फिक्स रहता है। तो इन दोनों, ये दोनों चीज इस सेल के अंदर फिक्स रहता है। इसको सेल बोलते हैं ना, याद है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ रहे हो तुम। तो ये दोनों फिक्स रहता है। यहां से एक टर्म बनाया गया सेल कांस्टेंट। तो ये फिजिक्स में नहीं आता है क्योंकि सेल के अंदर ही होता है। सेल कांस्टेंट का सिंबल है बच्चों जी। क्या सिंबल है? जी। और ये क्या होता है? तो L/A, रेशियो ऑफ लेंथ L। ये फॉर्मूला में जो L आता है ना, R के फॉर्मूला में L/A आता है, ये नहीं क्या? उसके रेशियो को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। फिर से सुन लो सेल कांस्टेंट का डेफिनेशन। द रेशियो ऑफ L यानी L का नाम क्या है? देखो यहाँ डायग्राम से बना हुआ है। L है डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड।
एंड ए यानी एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अब देखो थोड़ा सा यहाँ तुम्हारा दिमाग चक्कर खाया होगा। 10th में तुम जो पढ़े थे एल क्या पढ़े थे, लेंथ ऑफ वायर। तो थोड़ा इसको फील करोगे तो वो भी समझेगा। देखो वायर में इलेक्ट्रॉन चल रहा था, वायर में चल रहा था इलेक्ट्रॉन, तो तुमने जहां से इलेक्ट्रॉन जहां तक गया उसको एल बोले। फील करना है इनको। तार है तो तार में जब मेटल में पढ़ रहे हो, इसके पहले मेटल में पढ़े हो तुम ये सब, तो मेटल में यहां से इलेक्ट्रॉन यहां तक गया तो इसको एल बोले, राइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट में पढ़ रहे हो, अभी का पूरा केमिस्ट्री किस में पढ़ रहे हो तुम, इलेक्ट्रोलाइट में। तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया होगा ना, आयन नहीं, इस रॉड से इस रॉड या इस रॉड से इस रॉड, तो एल इसी को बोलेंगे ना, जितने दूर वो चल के गया। फील हुआ। और एरिया तो वही होगा जिस एरिया में घुस रहा है। देखो इसमें ये घुस रहा था ऐसे, यहाँ पर एरिया किसको लेते थे, जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन घुसता था। तो यहाँ भी देखो जब आयन आएगा तो इसी एरिया में घुसेगा ना, जितना मोटा रॉड डाले हो ऐसे घुसेगा, तो उसका ही एरिया ले रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। तो रेशियो ऑफ एल बाई ए इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, इज कॉल्ड सेल कांस्टेंट। अब देखो सेल कांस्टेंट का यूनिट देखते हैं। यूनिट ऑफ जी, जी का यूनिट क्या होगा, एल का होगा सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। याद कर जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और याद रखो हर सेल का जब तुम एल और इलेक्ट्रोड बदलोगे तभी ना ये बदलेगा। याद रखना वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट इज फिक्स्ड फॉर गिवन सेल। सेल कांस्टेंट का वैल्यू दिए गए सेल के लिए फिक्स होता है। जो सेल दिया गया है उसके लिए सेल कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, फिक्स होता है एकदम। ओके मिटा दे। चलिए तो अब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं एक बार और फिर से। सम फॉर्मूलाज जो आपके न्यूमेरिकल बनवाएंगे, सम फॉर्मूलाज बच्चों, और यूनिट के साथ। इधर ध्यान दो रे, इकरे या। तो सबसे पहला फॉर्मूला R इक्वल टू रो एल बाई ए, याद कर गए, R इक्वल टू रो एल बाई ए, सबसे पहला फॉर्मूला। यहां से तुम फॉर्मूला बना लो। अच्छा कप्पा का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 1 बाई रो। और यहां से रो का फॉर्मूला बना लो। रो का फॉर्मूला क्या होगा, आर ए इंटू एल, आर ए अपॉन एल, सॉरी। तो यहाँ पे 1 बाई रो करो, 1 बाई रो करोगे तो आर अपॉन नीचे में आएगा ना, आर ए अपॉन एल नीचे में पलट जाएगा। तो कप्पा का फॉर्मूला क्या आएगा, एल बाई ए इंटू 1 बाई आर। ध्यान देना ये फॉर्मूला। अब इधर आ जाओ, जो हम बॉक्स में घेरे पढ़ना है। एल बाई ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। एल बाई ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट अपॉन आर। ये रट जाओ फॉर्मूला, स्टार मार रहे हैं। एक और फॉर्मूला रट जाओ, के। 1 बाई आर को क्या बोलते हो, सी, कंडक्टेंस। याद है, अरे रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस। एल बाई ए क्या होता है, जी। तो देखो इसी पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बच्चों। ये जो हमने 3 ब्रैकेट घेरा है इस पे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे आएगा। फिर से देख लो, के क्या है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट याद करो, यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसका यूनिट क्या होता है, सबका यूनिट लिखते जाओ। के का यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। बस ये यूनिट से ही पकड़ में आएंगे। जी सेल कांस्टेंट होता है सेंटीमीटर इनवर्स, और आर का यूनिट होता है ओम। यूनिट पकड़ लिए तो समझ गए। सी होता है सीमेंस या महो का सिंबल ऐसे भी होता है यार। देख लो बच्चों, सबका यूनिट हमने लिख दिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल में यूनिट से ही आपको पकड़ना है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब 2 टर्म और पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। ये नोट कर लीजिए। तो अगला टॉपिक है बच्चों मोलर कंडक्टिविटी। इसका सिंबल क्या है, लैम्डा एम। देखना एम मतलब मोलर और लैम्डा लगा है कंडक्टिविटी के लिए, मान लो। तो बस सुनो, केमिस्ट्री है तो पक्का मोलर वाला हर जगह आता है। जैसे मोलर केमिस्ट्री में हर जगह आता है मोलर, या मोलरिटी, मोलर कंसंट्रेशन, हर चैप्टर में मोलर है। तो इस चैप्टर में मोलर वर्ड डाल दिया, कंडक्टिविटी के साथ मोलर लगा दिया। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी मतलब, देखो कहीं भी अगर मोलर वर्ड हो मतलब पक्का 1 मोल की बात कर रहे हो।
याद करो मोलर मास, मास ऑफ वन मोल, मोलारिटी, मोलारिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml, ऐसा था ना। तो मोल की बात जरूर आती ना मोलर वर्ड में, तो यहां भी मोल की बात आएगी, एक मोल, यानी कंडक्टिविटी ऑफ एक मोल। ये समझा नहीं तो हम तुमको बताते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम व्हिच कंटेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नहीं समझा, लिख के दिखाते हैं, देखो, द कंडक्टिविटी of all the ions that is of all the ions of all the ions that is present in that volume of electrolyte which contains मतलब क्या बोल रहा है कि ये कंडक्टिविटी है। सुनना, इसके पहले तुमने लिखा था कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन 1 ml। अगर वॉल्यूम 1 ml था तो उसको आप कंडक्टिविटी बोलते थे। सुनना ध्यान से, अगर वॉल्यूम 1 ml था तो कंडक्टिविटी बोलते। इसमें क्या बोल रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं दिया है, वॉल्यूम कुछ होगा, v होगा। मान लो वॉल्यूम कितना है, v, मान लो वॉल्यूम v है और कंडक्टिविटी k है, कंडक्टिविटी k है, तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा लैम्डा इंटू वी, और इसमें एक मोल है, एक मोल कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, सारे आयंस जिसके अंदर जो प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम, उस वॉल्यूम में प्रेजेंट हो जो कि एक मोल इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। समझा नहीं, समझा नहीं, देखो, मान लो तुमने एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, एक मोल NaCl लिए, एक मोल NaCl 2 ml होता है, मान लो 2 ml होता है, तो 2 ml के अंदर जितने भी आयंस है सब मिलके जितना कंडक्ट किया। समझा नहीं, मान लो तुमने एक मोल कोई दूसरा इलेक्ट्रोलाइट लिए, CuSO4 ले लिए, इसका वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम, हर का एक मोल का वॉल्यूम निकलता है, मोलर वॉल्यूम, तो मान लो एक मोल का वॉल्यूम 4 ml है, तो 4 ml में जितना भी आयंस होगा, समझ में आया ना, एक मोल लेके आओ, एक मोल मतलब क्या होता है, कितने पार्टिकल, 6.022 10 का पावर 23, इतने पार्टिकल्स को लाओ, लाने के बाद देखो कितना वॉल्यूम है, वो सब मिलके जितना कंडक्ट किया उसको, उसका बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी। बोलो, अब आया क्या डेफिनेशन समझ में, आया क्या समझ में, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट लाओ मतलब 6 पॉइंट, चाहे वो जितना भी भर जाए, जैसे हमने आपको बोला कि 100, हमको 100 फ्रूट्स चाहिए, तो आप 100 को मैंगो ला रहे हो, 100 को तरबूज भी ला रहे हो, तो तरबूज तो ज्यादा भारी हो जाएगा ना, 100 तरबूज, 100 मैंगो उतना भारी हो, 100 एप्पल लाए, सब 100 पीस लाओ, हमने बोला 100 ही लाना, तो वैसे हमने बोल दिया एक मोल लाना मतलब इतने पीस लाना, चाहे वॉल्यूम कितना भी हो जाए। तो हमने देखा किसी का वॉल्यूम हो गया 2 ml, किसी का हो गया 4 ml, बट हमको एक ही मोल चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो, समझ में आ रहा है। द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस, वो सारे आयंस का कंडक्टिविटी जो कि प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच कंटेन्स 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट में जितना है, तो इसका फॉर्मूला आ गया लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इंटू वी, जहां पर v क्या है, तो v है वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट containing 1 मोल, containing 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, एक मोल इलेक्ट्रोलाइट का वॉल्यूम। तो हम v का वॉल्यूम निकालते हैं कैसे, मोलारिटी का फॉर्मूला बताओ, मोलारिटी होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम काय में होना चाहिए, लीटर में, इंटू 1000 कर लोगे तो वॉल्यूम काय में होगा बताओ, ml में, पढ़ा है ना ऐसा मैंने मोलारिटी का फॉर्मूला। अब बताओ मोल कितना है 1, तो यहां पर पुट कर दो मोल का वैल्यू, पुट n इक्वल टू 1, n क्या है, मोल है, n क्या है बच्चों, मोल है, एक मोल बोला है तो ये मोल पुट कर दो, तो मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 1 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम, यहां से क्रॉस करके वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाल लो, वॉल्यूम इक्वल टू 1000 अपॉन m, इसको यहां पर पुट कर दो, देन लैम्डा m का वैल्यू आएगा कप्पा इंटू 1000 अपॉन v अपॉन m, सॉरी। अब आते हैं यूनिट पे, ध्यान देना इधर, यूनिट ऑफ लैम्डा m, ये 1 मार्क में आता ही है,
स्टार मार दो इसमें, देखना थोड़ा ध्यान से। कप्पा का यूनिट होता है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, होता है क्या? 1000 का तो कोई यूनिट नहीं होता। मोलारिटी का होता है बच्चों मोल पर एमएल या लीटर, लीटर या एमएल चलेगा ना? ओके वेरी गुड। एमएल को पलट के ऊपर कर दो, अपॉन में है तो सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इनटू एमएल। क्या तुम जानते हो कि 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब? जानते हैं ना सभी लोग? यहां रख दो, आ जाएगा सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स इनटू सेंटीमीटर क्यूब। आ रहा है बच्चों सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आंसर ये आ गया यूनिट ऑफ लैम्डा एम। ये 1 मार्क में आता ही आता है, ठीक है, याद रखना। कप्पा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? कप्पा देखो, सबका मीनिंग हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर कप्पा क्या है? कप्पा को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? देखना कंफ्यूज मत हो जाना, कंडक्टिविटी और ये मोलर कंडक्टिविटी। कप्पा का क्या फॉर्मूला था? कप्पा का फॉर्मूला था G इंटू सी, याद आ रहा है? अभी बताए थे, G यानी सेल कांस्टेंट इंटू कंडक्टेंस, G इंटू सी था, या ऐसा भी था G इंटू अपॉन आर, G अपॉन आर था क्या? बिल्कुल था। चलिए तो कप्पा आ गया। M क्या है? M यहाँ पे मोलारिटी। M क्या है? मोलारिटी। मोलारिटी का यूनिट क्या होगा? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर वॉल्यूम, जो भी है। कोई दिक्कत नहीं है ना? वेरी गुड। कोई बोले यहाँ ml ले लिया था, ml भी ले सकते, लीटर भी ले सकते, यूनिट से मतलब है। चलिए यहाँ 1000 इंटू किए थे ना, इसीलिए। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी जो हमने पढ़ा है इससे सवाल आता ही आता है। मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन बता दो, ये फॉर्मूला कहां से आया, ये कहां से आया, समझ में आना चाहिए। इसके बाद ये कहां से आया, समझ में आया क्या? एक बार फिर से देख लो। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल का वॉल्यूम। तो हमने पोलैरिटी निकाला, क्योंकि मोल और वॉल्यूम दोनों उसी में आता है, तो मोल बाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को इधर क्रॉस करके वॉल्यूम निकाल लो, मोल का वैल्यू 1 डाल दो, काम हो गया। उसको उठा के रख दो, काम खत्म। मोलर कंडक्टिविटी नोट कर लिए क्या आपने?